महोदय, यह सिर्फ इंटरिम बजट नहीं है, यह देश की विकास यात्रा का माध्यम है। ये जो देश बदल रहा है, देशवासियों के जोश से बदल रहा है। उसका श्रेय और उसका यश उन्हीं को जाता है, भारत की जनता को जाता है। हमारी सरकार के कार्यकाल में विकास एक जन आंदोलन बन गया है। मैडम स्पीकर, हिंदी के एक बहुत विख्यात कवि थे, बहुत प्रगतिशील माने जाते थे, हिंदी में कविता करते थे, पर मूलतः मेरे राज्य महाराष्ट्र से आते थे, जहां से मैं भी आता हूं। मराठी भाषी थे। उनकी एक कविता की मात्र 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सिर्फ 2 पंक्तियां। एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं। हमने नए भारत के निर्माण के लिए इतने नए सशक्त प्रभावी कदम उठाए हैं कि आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के स्तर पर अनंत संभावनाओं से भरा हुआ देश ऐसे देखा जाता है। हम देशवासियों के बलबूते पर भारत को दुनिया का एक अग्रणी देश बनाएंगे। हम सबने साथ मिलकर अभी नींव रखी है। We have only created the foundation. अब भारत की जनता के साथ मिलकर इस देश की भव्य इमारत बनाने जा रहे हैं। मैडम स्पीकर, इसके लिए हमने एक निर्णायक नेतृत्व दिया, जिसकी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निष्ठा अटल है। With this, Madam Speaker, I commend the budget to this august House. Item number 2. Item number 2. पीयूष जी, यस, अभी नहीं, अभी उनको करने दो। पीयूष जी, तब तक शांत रहे, जब तक आप बोले तब तक शांत रहे। आइटम नंबर तब तक हम शांत रहे। इसको देख लीजिए। Madam, I rise to lay on the table medium-term fiscal policy strategy statement and number 2 macroeconomic framework statement under section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management FRBM Act 2003. Yes. Item number 3. Madam, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2019. Yes. The question is that you be granted to introduce the Finance Bill 2009. Those in favor may say aye. I think the ayes have it. Leave is granted. The minister may now introduce the Finance. Madam, I introduce the bill.
the House stands adjourned to meet again on Monday, the 4th February 2019 at 11 a.m. गोयल ने तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट, अंतरिम बजट पेश कर दिया है। और किसान हो या मजदूर या मिडिल क्लास, जो हम बजट पेश होने से पहले चर्चा कर रहे थे, वही चर्चा सही साबित हुई है। ये राजनीतिक दस्तावेज के तौर पर बजट पेश किया गया, आर्थिक दस्तावेज नहीं। कहीं ना कहीं 2019 के लोकसभा चुनाव पर निगाहें थी और वादों का पिटारा खोल दिया। अपने पिटारे से किसानों को खुश करने की कोशिश की गई है, मजदूरों को सौगात बांटी गई और मिडिल क्लास की तो बल्ले बल्ले होती दिख रही है। 5 लाख तक की आय आपकी टैक्स फ्री हो गई है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अपनी पेंशन बनवाते हैं, 1.5 लाख तक का और आप इस दायरे को बढ़ा सकते हैं। यानी कि 6.5 लाख रुपए तक की आपकी आमदनी है अगर सालाना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। गोपाल केडिया, पहले तो मुबारकबाद, आप लगातार ये बात कह रहे थे 5 लाख तक की एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी, टैक्स स्लैब बढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल सरल साधारण भाषा में आम दर्शक को समझाइए इसके मायने क्या हैं, कितना फायदा होने वाला है एक मिडिल क्लास टैक्स पेयर को। देखिए, सबसे पहले तो जब वित्त मंत्री अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे तो हमें लगा कि इस बार इनकम टैक्स में कहीं कुछ नहीं मिला, क्योंकि जब इनकम टैक्स का सेक्शन था उसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन और फिर मैं तैयार होने लगा था कि अब मेरे को किस तरीके से रिएक्ट करना है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन उन्होंने इमीडिएटली जो है जब अपना आगे 10 लाख तक की सालाना आय है तो 39,000 का फायदा होगा आपको। 5 लाख की सालाना आय है तो पहले जितना टैक्स देते थे उसके मुकाबले आपको लगभग 13,100 रुपए का फायदा होने वाला है। तो मैं आ रहा हूं, अब पहले 2,50,000 तक की एग्जम्पशन लिमिट थी, जिसको बढ़ा के इन्होंने 5 लाख कर दिया। मीनिंग देयर बाय 5 लाख तक की आपकी अगर इनकम होती है तो आपको एक तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी जो मुक्ति मिली है वो ये मिली है, और टैक्स तो उस पर एकदम ही नहीं होएगा। उसके बाद रिटर्न से भी तो मुक्ति रिटर्न से भी मुक्ति मिल गई, हाँ। क्योंकि रिटर्न फाइल करने के साथ ही आप बेल मुझे मार वाली सिचुएशन में आ जाते हैं। तो 5 लाख तक इनकम होने से सबसे बड़ी मुक्ति आपको ये मिली कि रिटर्न फाइल नहीं करनी है और कोई टैक्स नहीं होएगा। फिर फर्दर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्शन को उन्होंने टच नहीं किया, हाँ। एक्टिविटीज के जितने भी सेक्शंस हैं, तो इन्वेस्टमेंट 1,50,000 या उसको 2 लाख तक करते हैं तो आपकी वो सीमा और बढ़ करके तो 6.5 लाख तक, अगर आप 1.5 लाख की निवेश कर देते हैं तो आप 6.5 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देंगे। लेकिन उस सिचुएशन में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, हाँ। रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये बहुत जो मैं बता रहा था 4.25 करोड़ हमारे करदाता इस श्रेणी में आ रहे थे, और वित्त मंत्री जी को यह उम्मीद है कि उसमें से 3 करोड़ बाहर निकल जाएंगे, 1.25 करोड़ फिर भी हमारे पास इसमें आएंगे। एक चीज मैं आपको यह बतला दूं, नहीं, थोड़ा दर्शकों को मोटी मोटी बात समझाइए। हाँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 से 50,000 कर दी गई है, इनका मतलब क्या है? पिछले बार अरुण जेटली जी ने जब बजट पेश किया था उस समय उन्होंने जो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, जिनको तनख्वाह मिलती है, और जो पेंशनर्स हैं, चूंकि उनकी आमदनी पर कोई खर्चा लेस नहीं होता था, तो एक फिक्स अमाउंट की 40,000 की उन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ, अगर आपकी 10 लाख की सैलरी है और मेरा 39,000 का टैक्स बन रहा है तो मेरे को डिडक्शन मिलेगी नहीं, 40,000 आपको लेस हो जाएगा इनकम से। इनकम से मतलब 9,60,000 आपकी इनकम टैक्सेबल मानी जाएगी, हाँ। और फिर टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो अब मेरी 10 लाख की अगर आमदनी है सालाना, मैं 39,000 टैक्स दे रहा हूं। मैं दरअसल 10 लाख पर नहीं, 9,50,000 पर अब टैक्स, अब 9,50,000 पर टैक्स दे। ये मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये नॉर्मली ये बात आती थी कि जब सैलरीड एम्प्लॉय काम करने के लिए जाता तो उसके भी खर्चे होते हैं, अपने आप को मेंटेन करना होता है, उसका कन्वेंस लगता है। तो ये एक फिक्स अमाउंट उन्होंने ये छूट दे दी, 40 से 50 है, जो रिस्पेक्टेबल अमाउंट है, और वी वेलकम दिस मूव। एक जो सबसे बड़ी चीज इन्होंने करी है, हाँ। नॉर्मली क्या होता था, आपके पास एक से ज्यादा हाउस हैं, 2 घर आपके पास हैं, हाँ। और एक घर में आप रहते हो, दूसरा घर आपने किराए पे चढ़ा रखा है, खाली रखा हुआ है, किराए पर नहीं चढ़ा रखा है, अच्छा, खाली रखा हुआ है, हाँ। कि कभी जाएंगे तो उसको यूज करेंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट प्रावधान ये बोलता था कि आपका दूसरा हाउस जो है जिसमें नहीं रहते हैं आप, डीम्ड टू बी
रेंटेड माना जाएगा और उसकी वहां की जो रेट होगी रेंट की उस पर इनकम टैक्स ऑफिसर आपको टैक्स लगा देगा। यह प्रॉब्लम हमेशा आती थी, बिल्कुल आती तो थी। इन्होंने, चूंकि ये खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इन्होंने इस चीज को समझा और दूसरे हाउस को इन्होंने कह दिया कि आप अगर उस पर कोई भी डीम्ड रेंट नहीं माना जाएगा उसका और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, नोशनल रेंट नाम की कोई चीज नहीं रहेगी दूसरे हाउस के लिए। अगर 3 घर हैं तो तीसरा घर जो है, लेकिन मैं बता दूं दर्शकों को, उसमें 3 हाउस आपके पास हैं तो ये ऑप्शंस दिया हुआ है कि आपके चॉइस पर किसी भी हाउस को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। जरूरी नहीं है आपको फिजिकली उसमें रहने की जरूरत है। अगर 3 घर आपके पास हैं तो, और किराए को लेकर एक और बात कही गई है, 2,40,000 तक का अगर आपका किराया है तो टीडीएस नहीं लगेगा। इसके महीने अभी क्या हो रहा था, आपके पास एक घर है, आपने उस घर को किसी कंपनी को किराए पर दे दिया और वहां से आप 1,80,000 से कम किराया ले रहे थे, तो सामने वाला उस पर टीडीएस नहीं काटता था। टीडीएस का मतलब आपको पता है कि आपको किराए के साथ वो एक अमाउंट काट लेता था। अब अगर 1,85,000 आपकी इनकम हो गई तो उनको टीडीएस काटना उस पर कंपलसरी होता था और फिर आप अपनी जब रिटर्न फाइल करते थे उसमें आपको रिफंड क्लेम करते थे आप, या उसको आपको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी होती थी। इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो जिनके पास जो छोटा घर है और 1,80,000 कुछ भी नहीं होता है आज के दिन किराए के रूप में, तो वो इनकम टैक्स ब्रैकेट में आ जा रहे थे। उन्होंने उस लिमिट को बढ़ा के 2,40,000 कर दिया। कहने का मतलब जो पहले 15,000 रुपया महीना किराया था उसको 20,000 रुपया। मोटी खबर, ये 5 लाख तक की आमदनी और 1.5 लाख का निवेश करते हैं तो 6.5 लाख सालाना अगर आप कमाई कर रहे हैं, आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं। 5 लाख तक की आमदनी है तो आपको कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। पहले 2.5 लाख से ऊपर पर आपको रिटर्न भरना पड़ता था, अब 5 लाख तक की आमदनी पर आपको कोई रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। उस झमेले से भी आपको निजात दिला दी है पीयूष गोयल ने। और दूसरी बात, बाकी टैक्स जो स्लैब्स थे वो यथास्थिति बनी रहेगी, लेकिन क्योंकि स्लैब बढ़ा दिया गया है तो हर आमदनी वाले को, आपकी 10 लाख हो, 20 लाख हो, 30 लाख हो, 40 लाख हो, जितनी भी आमदनी हो, आपके खाते में, आपकी जेब में पैसा बचने वाला है। मोटा मोटा अनुमान जो हमने न्यूज़ 24 पर लगाया है वो ये कि 5 लाख तक की आमदनी पहले जहां आप 13,100 रुपए टैक्स में देते थे, वो तो आपकी सीधी बचत हो गई। 12,500 होता था, हाँ। 12,500 था, तो वो पूरे पैसे बच गए। पूरे पैसे बच गए। 39,000 रुपए अब आपको देने होंगे अगर आपकी आय सालाना 10 लाख की है। आपके 39,000 रुपए की बचत होने वाली है, इतना पैसा आपका बचने वाला है। तो मिडिल क्लास की तो कहीं ना कहीं बल्ले बल्ले होती दिखाई दे रही है। किसानों की मैं बात करूंगा, पुष्पेंद्र सिंह मेरे साथ हैं। किसानों को भी सौगात दी गई है, वो भी मुस्कुरा रहे हैं क्या? लेकिन पहले नुपुर शर्मा के पास चलते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, और वो आज मुस्कुरा रही हैं। तो किसानों को, मजदूरों को और मिडिल क्लास को साथ लिया है। चुनाव से पहले सौगात का पिटारा खोल दिया, आज मुस्कुरा सकती है नुपुर। आज देखिए, ये सब जो हमने वायदे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास, तो इस बजट में आज साफ हो गया है कि लगभग सभी का साथ और सबका विकास के लिए ही ये सरकार काम कर रही है नरेंद्र मोदी जी की। चाहे वो आपके लेबरर्स हो, ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उनकी पेंशन तक की सोच यहाँ पे ली गई है। चाहे वो आपने खुद बता दिया, मिडिल क्लास अर्निंग अप टू 5 लाख रुपीस, लगभग ग्रोस इनकम अप टू 6.5 लाख रुपीस, और चाहे वो किसान हो जिनसे करीबन 12 करोड़ किसान फैमिलीज को यहाँ से आप लगा लीजिए यहाँ से फायदा मिलेगा। तो ये बजट एक ऑल इनकम पासिंग बजट है, हर चीज को इसमें कवर किया गया है, हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, एंड ऑब्वियसली एक आम नागरिक की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट लाने की हो। इस चीज में, इस बजट में सब कुछ देखा गया है। एंड इसीलिए मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के पूरी लीडरशिप को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी। ठीक है, ये जरूरी ये था। 15वीं बार अंतरिम बजट, 15वीं बार अंतरिम बजट पेश किया जा रहा था और पहली बार ऐसा हुआ है। अंतरिम बजट में भी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स की गई हैं, सौगातों का पिटारा खोला गया है, लेकिन टैक्स स्लैब में फेरबदल पहली बार किसी अंतरिम बजट में किया गया है। मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात दी है। अब किसानों की बात, 2 हेक्टेयर, मैं आ रहा हूं अभी ऊपर, 2 हेक्टेयर जमीन तक किसान जो हैं, 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, यानी कि
2 हेक्टेयर वाला यानी 5 एकड़ वाला, और सरल कर दूं 25 बीघे वाला जो किसान हैं उन्हें 6,000 रुपए 3 किश्तों में, 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में 6,000 रुपए सीधे उनके खाते में डाल दिए जाएंगे। मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुराने का सवाल इसलिए नहीं है संदीप जी कि जो तेलंगाना वाला मॉडल है उसमें 20,000 रुपए का प्रति वर्ष जो 2 फसली जमीन है उसमें 20,000 रुपए दिए जाते हैं। 4,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। प्रति एकड़ प्रति सीजन, प्रति 2 बार, सीजन। यानी 8,000 रुपए प्रति एकड़। तो मैंने हेक्टेयर पे कैलकुलेट कर लिया है। यहां 1,200 रुपए दिए जा जी रहे हैं जी, प्रति ये एकड़। नहीं, ये कह रहे हैं 2 हेक्टेयर के किसान का मैं कंपैरिजन बता देता हूं। तेलंगाना मॉडल में है 40,000 रुपए प्रति वर्ष 2 हेक्टेयर का यदि किसान है तो। हमारी जो किसानों की मांग थी वो थी 80,000 रुपए, क्योंकि 1 लाख के आसपास 2 हेक्टेयर पे तो खर्चा उनके आता मुंह में है। जीरा है जी, ये जी। 6,000 रुपए। और ये दे रहे हैं 6,000 रुपए, तो 1 लाख रुपए 80,000 तो बिल्कुल देना चाहिए था। 80,000 के कंपैरिजन में ये तो जो है 6,000 रुपए दे रहे हैं, जबकि तेलंगाना वाला भी इनसे 6 गुना ज्यादा सरकार दे कह रहा रही है। है 12 करोड़ किसानों को फायदा होने वाला है इसमें। अरे तो सबको हो जाएगा, 2-2, 3-3 रुपए बांट दो, पूरे देश को ही फायदा हो जाएगा, बजट भी बच जाएगा। ये क्या बात थोड़ी होती है। इन्होंने जिस तरीके से किया है, भाई किसान की लागत जिस प्रकार से है पिछले 4 सालों में बढ़ी है, चाहे खाद हो, बीज हो, बाहर से सस्ता आने के बावजूद भी कच्चा मैं तेल भी इन्होंने ग्रामीण अंचल से ही आता हूं। जी। आजकल 1 बीघे की बटाई जी, अगर मैं 8-9 अपनी हजार जमीन रुपए। किसी और को दे दूं तो 6-7 हजार रुपए तो बिल्कुल। मुझे साल के वैसे ही मिल जाएंगे। जी, जी, 1 बीघे पे, यहाँ 25 बीघे तक मुझे 6,000 रुपए मिले। जी, तो इसीलिए तो उसका खर्चा ज्यादा है। जब आदमी उसका रेंटल वैल्यू लगाता है, जो सीएसीपी के अनुसार C2 कॉस्ट कहते हैं, तो रेंटल वैल्यू भी उसकी मानी जाती है। रेंटल वैल्यू यानी बटाईदार किसान यदि खेती करने जाएगा तो 6,000 रुपए या 7,000 रुपए तो वो मालिक को दे देगा, और 600 रुपए में उसका क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऊंट के मुंह में जीरा है। किसानों को के गुस्से को, जो 4.5 साल से इन्होंने C2 प्लस 50% का वायदा पूरा नहीं किया था, और किसानों का लगभग इस वजह से 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, उसको भरपाई करने के लिए ये इन्होंने जो है थोड़ा सा एक ऊंट के मुंह में जीरे की तरह डाला है, लेकिन इससे कोई भरपाई होने वाली नहीं है। हमारी और तीसरा बड़ा सेगमेंट जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, कहीं ना कहीं ये सरकार, सूट बूट की सरकार का जो तमगा जड़ने की कोशिश की थी कांग्रेस ने इस सरकार पर, अब ये गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की सरकार भी बनती दिख रही है। इन पॉलिसी अनाउंसमेंट्स के जरिए घोषणा जो की गई है बजट में, 21,000 तक के वेतन वाले मजदूर को अमिताभ कुंडू 7,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जो 15,000 रुपए तक कमाता है श्रमिक, उसको 3,000 की पेंशन सुनिश्चित की गई है 60 साल की जब उसकी उम्र हो जाएगी। मौत पर 6 लाख रुपए का मुआवजा भी श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान। किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, आपने कहा कि श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए और मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए बहुत मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मिडिल क्लास पर ज़्यादा जोर दिया गया है। इतने सारे एग्जाम्पशंस आप देखेंगे, मिडिल क्लास को हर तरह से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चरल लेबर, आपने किसानों की बात की, देखिए मिनिमम जो अर्निंग होता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप जमीन के अनुसार को कॉम्पेंसेट करें। जो मिनिमम सर्वाइवल के लिए जो फैमिली को चाहिए वो दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अगर 6,000 दे, आपके माइक में कुछ दिक्कत आ रही है। श्रमिकों के लिए देखो, इसमें मुझे बड़ा ये सकारात्मक सोच है। नहीं, सकारात्मक सोच में अभी सवाल है ना इसमें कि आप किसानों का जो फायदा है, बहुत सारी पॉपुलेशन नहीं, मैं श्रमिकों की, मजदूरों की बात कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं ना कि जिनके पास जो लैंडलेस है और लेकिन काम वो खेती का करते हैं, अगर उनको किसान का होने का अगर बेनिफिट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनके हिस्से में जमीन भी आनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो डेली लेबर है उसके लिए सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है। इस पूरे बजट में जो लेबर क्लास है वो बड़ी उम्मीद करती थी कि नहीं, जो 21,000 का वेतन ले रहा है उसको 7,000 का बोनस मिलेगा। 21,000 का जो प्रोविजन है वो कहीं ना कहीं आप किसी फैक्ट्री में आपके पास एक कहीं ना कहीं आपके पास आप दिहाड़ी मजदूर की बात, दिहाड़ी मजदूर की मैं बात कर रहा हूं। जो दिहाड़ी मजदूर है उसकी स्थिति बाकी सभी लोगों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब है। अगर सरकार चाहती तो उसके लिए कोई ना कोई, जैसा आपका यूनिवर्सल जो इनकम वाला जो कंसेप्ट है, अगर वो चाहती तो उसको रख सकती थी, उसको उस दायरे में ला सकती थी। तो चूंकि जिसकी स्थिति सबसे खराब है उसके ऊपर सरकार ने बिल्कुल कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया है। नुपुर, मिडिल क्लास की तो बल्ले बल्ले हो रही है, लेकिन मेरे जो पैनलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं किसानों के लिए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है और दिहाड़ी मजदूरों का ख्याल नहीं रखा गया। नॉट एट ऑल।
आप प्लीज पे अटेंशन कि जब उन्होंने कहा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर क्लास है उनके लिए भी पेंशन स्कीम निकाली गई है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर किया जाए, प्लीज ये बात भी कही है पीयूष जी ने। और दूसरी बात, आप किसानों की बात कर रहे हैं, आप तेलंगाना प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे देश के बजट की बात हो रही है भाई साहब। किसी ने तो शुरुआत की और कितने स्टेप्स लिए गए हैं, चाहे एमएसपी 1.5% हो, चाहे 100% नीम कोटेड यूरिया हो, चाहे वो किसान सिंचाई योजना हो, इतनी सारी योजनाओं के तहत। और इस बार एक्स्ट्रा एफर्ट दिया गया है 5 एकड़ का किसान, 5 एकड़ के किसान को दिए जा रहे हैं 6,000 रुपए। किसी के ऊपर नहीं बोली। 5 एकड़ के किसान को दिए जा रहे हैं 6,000 रुपए, 1 एकड़ पे 1,200 रुपए साल में। सिर्फ 5 एकड़ नहीं, कुछ किसानों के पास तो 1 एकड़ जमीन भी नहीं होती है। हाँ। छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड पीसेस ऑफ लैंड होते हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा। हाँ। 5 एकड़ के किसान के लिए 5 एकड़ अपर सीलिंग है, लोअर सीलिंग नहीं है। प्लीज, हम बात कर रहे हैं छोटे किसानों की, बड़े किसानों की नहीं, जिनके पास 5, 7, 10, 15 एकड़ जमीन है, जो किसी और तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। और आप ये समझिए कि जहां पे आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जहां बेनिफिट्स दे रहे हैं, वहां पे तमाम बेनिफिट्स और भी हैं, चाहे वो ईबीसी कोटा हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, इतनी सारी जो योजनाएं, लगभग 130 योजनाएं, वो आपका दिन भर का, साल वर्ष का आपका जीना आसान करती हैं। आप एक योजना को आप इन आइसोलेशन नहीं देख सकते हो, आप सारी योजनाओं को देखो। 1 बीघे का किसान है, 5 बीघे का किसान है, उसे भी तो 6,000 रुपए मिल रहे हैं। आप इसको 5 एकड़ के हिसाब से कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं कि 5 एकड़ से नीचे यानी 2 हेक्टेयर से नीचे के किसान की डेफिनेशन ही लघु सीमांत की है, उसमें बड़ा किसान होता ही नहीं है 5 एकड़ से नीचे, और 90% किसान यही है। तो हमने 2 एकड़ पे आपको उदाहरण बताया है, 2 हेक्टेयर पे कि 80,000 रुपए की डिमांड थी, तेलंगाना 40,000 रुपए दे रहा है प्रति वर्ष, आपने 6,000 किया। दूसरा, आपने जो तमाम चीजें गिनाई कि हमने ये किया और वो किया, उसका नतीजा अंत में ये निकला कि एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 4-4.5 साल में है 2.5%, जिसके हिसाब से 2022 नहीं 2042 तक भी आमदनी दुगने होने की कोई संभावना नहीं है। नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार किसान की औसत आय 8,900 रुपए है, और उसमें से भी कृषि से होने वाली आय मात्र 3,100 रुपए है। अब 3,100 रुपए तो मेरे ख्याल से, मेरे भाई बैठे हैं, मजदूर भी शायद उससे ज्यादा कमा लेता होगा 10 दिन में ही। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, नीरज बजाज, बजाज ग्रुप के डायरेक्टर हैं। नीरज बजाज, वेलकम टू न्यूज़ 24। 1 मिनट नुपुर, मैं दूसरे मेहमान के पास गया हूं। नीरज बजाज, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस अंतरिम बजट पर? प्रिंट तो देखा नहीं है, पर जो सुनने में आया है, मैं बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब को और पीयूष गोयल को बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। एक तो इनने जो लास्ट 4-5 साढ़े 4 साल में क्या क्या योजना की उसकी हाइलाइट्स बताई, जो कभी कभी अपन भूल जाते हैं कि कितना काम हुआ है, बहुत क्या 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 एफर्ट्स हुए हैं। आई थिंक एज अ कंट्री वी शुड बी प्राउड। और मेरे हिसाब से जो डिफेंस के लिए जो 3 लाख करोड़ बढ़ाया है, जो फार्मर को दिया है, जो गरीब फार्मर को देना जरूरी था, वो डायरेक्ट विदाउट लीकेज अगर 6,000 रुपया मिलता है और 12 करोड़ फार्मर्स को, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए, जब भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हम प्रतिक्रिया लेते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमेशा भूरी भूरी प्रशंसा करता है। मैंने आज तक किसी कॉर्पोरेट लीडर को 8 से कम नंबर देते नहीं दिखाई दिए हैं बजट में। बजट में, इस बजट में किसानों की बात हो रही है, मजदूरों की बात हो रही है, यहां पर डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास की बात हो रही है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कुछ नहीं मिला। नोटबंदी के असरात की सच्चाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो उम्मीद कर रहा था उस पर खरे उतरे हैं क्या पीयूष गोयल? मेरा सीधा सवाल। नहीं, मैं आपको बताता हूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए मैं तो पर्सनली कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कुछ नेगेटिव नहीं हो वही मेरे हिसाब से अच्छा, कुछ नेगेटिव ना हो वही पॉजिटिव है। क्योंकि अगर देश के लिए अच्छा होता है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए भी अच्छा होता है। अगर फार्मर गरीब है, अगर उसका मिडिल क्लास को जो 2.5 लाख का 5 लाख एग्जेम्पशन दिया है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। कॉर्पोरेट तो ठीक है, कॉर्पोरेट का तो देश अच्छा करेगा तो कॉर्पोरेट भी अच्छा करेगा। मैं तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई कॉर्पोरेट के लिए कुछ मिलना चाहिए।
जब गरीब को मिलना चाहिए, और अगर डेफिसिट भी आपको अगर कंट्रोल में रखना है और 3.4% पर है तो आप सब लोग को देंगे तो कैसे, हाउ विल द बजट बैलेंस? तो इसलिए अगर उनने इवन करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखा है तो और ये राइट टारगेट्स, मेरे हिसाब से राइट टारगेट्स, आज डिफेंस इतना जरूरी हो गया है देश में, तो इसलिए कॉर्पोरेट तो अपना ख्याल रखेगा, वो तो अगर देश बढ़ेगा, सबकी कमाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हम लोग को कस्टमर्स मिलेंगे। तो इसलिए मैं बजाज ग्रुप को अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो बड़े बिजनेस को, पर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़े कॉर्पोरेट्स को कुछ मिलना चाहिए, जो गरीब को मिलना चाहिए, और देश जहां जरूरत टारगेट करने की है वहां मिलना चाहिए, और वहां मेरे हिसाब से हेडलाइंस में तो वही हमने सुना है, तो इसलिए मुझे तो बड़ी खुशी है। ओके नीरज जी एक सेकंड रुकिएगा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता।